हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं इतिहास विषय की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और क्वेश्चन जो है सीख रहे हैं। तो हम जो है थोड़ा सा अपने सिस्टम के साथ में नहीं है, तो यहाँ पर जो क्या करेंगे, एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, अपनी रेगुलरिटी भी बनाए रखना है और काम भी डेली करना है। और जो है चाहे त्यौहार हो या फिर कुछ भी हो, सांस्कृतिक जिम्मेदारियां भी निभानी है, लेकिन हमें अपना एक विद्यार्थी जीवन भी निभाना है। तो चलिए, इस विद्यार्थी जीवन को हम फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो कीजिएगा और जो है लगातार अपना क्रम बनाए रखिएगा। भले धीरे धीरे ही सही, परंतु जो है एक दिन अपने मकसद तक तो पहुंचना है। कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। और अपनी हद रोशन करने से आखिर मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। कभी रोक नहीं पा सकता, कोई नहीं रोक सकता, कयामत भी नहीं रोक सकती। अगर आप चाहते हैं ना कुछ करने के लिए, तो दुनिया में आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। और जो आज हम अभी तक है प्राचीन भारत की आंसर राइटिंग पूरी कर चुके हैं। और इस प्राचीन भारत की आंसर राइटिंग में जो है कंप्लीट होने के बाद जो है, पिछली क्लास पूर्व मध्यकाल की हुई थी। और पूर्व मध्यकाल में जो है देखिएगा थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारे पास में। और हम मध्यकाल भारत में जो है एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पर जो है ये जो प्रश्न लिए हुए हैं, 3 प्रकार से प्रश्न लिए हुए हैं। इसमें जो है एक अरब आक्रमण वाला टॉपिक हमारा शामिल है, और एक जो है तुर्क आक्रमण वाले टॉपिक शामिल है। अरब आक्रमण में जो मोहम्मद बिन कासिम था उसको इंक्लूड किया है। तुर्क आक्रमण में जो है महमूद गजनबी था, और मोहम्मद जो है गौरी था। ये दोनों टॉपिक शामिल हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे कम समय में, क्योंकि यहाँ उतना एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। पहला प्रश्न है हमारे सामने, रावर का युद्ध। तो रावर के युद्ध के बारे में देखिएगा कि जब भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, अरब आक्रमण कहते हैं। और अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया हुआ था। इसी समय पर जो है भारत में जो है कश्मीर साइड के जो शासक थे, जिनका नाम था दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी को क्या कहते हैं, रावर का युद्ध कहते हैं। चलिए देखते हैं, इसका समय क्या है, 712 ईस्वी। और इसमें जो पक्ष थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन। परिणाम क्या हुआ था कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण की सफलता हुई थी। आप दूसरी भाषा भी प्रयोग कर सकते हैं कि दाहिर सेन की पराजय हुई थी, या फिर कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई थी। लेकिन इन सब कहने के बाद में एक जो है आप अपनी भाषा से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है इस भाषा के माध्यम से जो है काफ़ी मैंने एक मतलब तीखी बात न कह करके सामान्य बात कह दी है, लेकिन मतलब भी वही है। अगला प्रश्न है सुबुक्तगीन के बारे में। तो जब सुबुक्तगीन की बात करते हैं, तो सुबुक्तगीन कौन था? ये जो है भारत में प्रथम तुर्क आक्रांता था। क्या था? ये गजनी साम्राज्य का शासक है, महमूद गजनबी का पिता है। और जो है 986 में भारत ने प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके हुआ था, तो वो 707 के आसपास में जो है यह आक्रमण हुआ था। प्रथम मुस्लिम आक्रमण उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह आक्रमण क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो जब प्रथम सफल आक्रमण की बात करते हैं किसमें, मुस्लिम की, तो वो नाम आता है किसका, 711 में मोहम्मद बिन कासिम का। लेकिन वो कौन से थे, अरबी मुस्लिम थे। कौन से थे, अरबी मुस्लिम थे। जब हम बात करते हैं भारत में तुर्की मुस्लिम की बात करते हैं, तो तुर्की मुस्लिम में जो है प्रथम तुर्क आक्रमण था वो सुबुक्तगीन का था, लेकिन यह भी क्या हो गया था, असफल रहा था। बाद में महमूद गजनबी ने जो है प्रथम तुर्क सफल आक्रमण किया था। शब्दों पर गौर कीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सुबुक्तगीन हो जाएगा, जो महमूद गजनबी का पिता था। बाद में महमूद गजनबी भारत आता है और फिर वो सफल आक्रमण करता है। अगला प्रश्न है बुत्सकिन। बुत्सकिन जो होता है जो है इसका शाब्दिक अर्थ देखिएगा। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला।
एक्चुअली में महमूद गजनबी ने खुद को यह नाम दिया हुआ था, और उसका जो कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य था कि जो भारत की मूर्तियाँ होती थी मंदिरों की, वे बहुमूल्य धातुओं से मिलकर के बनी होती थी, जैसे सोना चांदी ऐसी, तो उनको तोड़ करके ले जाता था, तो यही उपाधि उसने ली हुई थी। तो मुत्सिकिन का अर्थ है कि ये मूर्तियों को तोड़ने वाला, यह उपाधि महमूद गजनबी की थी, और इसका कारण था धन तथा धन प्राप्त था धर्म का प्रचार। अगला प्रश्न है चचनामा। तो चचनामा जो है अली अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इसमें जो है सिंध तथा चच राजवंश का इतिहास देखने को मिलता है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अरब आक्रमण की इसमें जो है जानकारी देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिरदौसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार और विद्वान था। फारसी भाषा का विद्वान था, ये संस्थापक भी माना जाता है फारसी भाषा का। और इसकी जो प्रमुख पुस्तक है वो शाहनामा है, और शाहनामा थोड़ा सा बड़ी गजब की बात है। इसमें जो अगर इसकी डिटेल में पढ़ेंगे शाहनामा को, कि महमूद गजनबी ने कहा था कि तुम मेरी प्रशंसा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर जो है सोना दूंगा, जितना तुम्हारा वजन होगा। इस शाहनामा पुस्तक में फिरदौसी ने महमूद गजनबी को जो है प्रशंसा में बहुत बहुत बड़ा कुछ बता दिया है, परंतु बाद में जो है वह नहीं दिया गया था। ये 2 नंबर के प्रश्न हो गए हमारे। अब जो हमारा पास में प्रश्न है वो है आपका 6 मार्कर प्रश्न है, और ये हम 60 शब्द में जो है इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। इसको जो है मैंने उतने अच्छे से हेडिंग में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इतना ही लिखा जा सकता था। ये सब चीज़ें पावर पॉइंट से ज़्यादा बेहतर बन पाती हैं, लेकिन पावर पॉइंट यहाँ पर नहीं है, मैंने मोबाइल की नोट्स जो है बनाए हुए हैं। तो ये है आपका परिचय वाला जो ये सिस्टम रहेगा, ये वाला परिचय वाला है। देखिए मोहम्मद गौरी कौन था? भारत में तुर्की आक्रमण करने वाला था, और इसने भारत में कई अभियान किए हुए थे, और इसी क्रम में जो है इसने ग्वालियर और बयाना पर भी आक्रमण किया हुआ था। इस दौरान जब हम बात करते हैं कि वर्ष, परिचय देखिएगा इसका, कि वर्ष 1195 में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया, और उसने बयाना तथा ग्वालियर पर जो है आक्रमण किया, और इसका विवरण जो है निम्न प्रकार से है। सीमित शब्दावली है, 6 नंबर में लिखना है, 60 शब्द हैं आपके पास में, ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर सकते हैं। ये परिचय हो गया। क्या बताएंगे? ये जो बयाना क्षेत्र था, बयाना क्षेत्र जो है आपका कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में है। 1195 की बात है। बयाना क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। यहाँ के शासक जो थे कौन थे? कुमारपाल थे, जिसको मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया, और बयाना पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब देखिए ये भाषा जो है डिटेल में लिखी हुई है, जिसे आप शॉर्ट भाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ शब्दों को जो है तोड़ सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया है, स्थित है, सीधा बता सकते हैं। बयाना कोष्टक में राजस्थान कर दीजिएगा, और यहाँ का शासक बता दीजिएगा कुमारपाल, और गौरी का अधिकार हुआ। बयाना को विजित करने के पश्चात जो है अगले क्रम में मोहम्मद गौरी जो है अगले क्रम में ग्वालियर के मजबूत दुर्ग पर घेरा डाला। इस समय ग्वालियर का जो शासक था वो कौन था? सुलक्षण पाल था। 1196 की ही बात है। लंबे समय तक घेरा के पश्चात जो है 1196 ईस्वी में क्या किया? मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर से क्या कर लेती है? जो है संधि कर ली, क्योंकि वो ग्वालियर का आपने किला भी देखा होगा, अभी भी जो है उसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसे जीतना साधारण पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल रहता है। जब तक जो कोई गुप्त रास्ता ना पता चले, कोई गद्दारी ना करे, तो उसे साधारण नहीं जीत सकते थे। तो वार्षिक संधि कर ली, और जो ग्वालियर के शासक थे उन्होंने एक सालाना टैक्स के रूप में जो है निश्चित राशि देना स्वीकार कर लिया। परंतु जो बयाना क्षेत्र था, बयाना का जो है जीत करके मोहम्मद गौरी ने अपने एक सेनापति को वहाँ पर गवर्नर बनाया हुआ था, उसका नाम था सूबेदार बहाउद्दीन। वह लगातार क्या करता रहता था? ग्वालियर पर आक्रमण करता था। इस बात से जो है ग्वालियर का शासक परेशान हो गया, और 1197 में ग्वालियर दुर्ग जो है मोहम्मद गौरी को सौंप दिया। तो यही क्या थी? ग्वालियर और बयाना विजय थी। निष्कर्ष क्या बताएंगे कि इस प्रकार जो है मोहम्मद गौरी का बयाना बयाना तथा ग्वालियर पर जो है क्या हो गया? अधिकार हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं अलबरेनू की। अलबरूनी का भारत वर्णन आपको बताना है कि किस प्रकार से भारत के बारे में क्या क्या वर्णन करता है। बहुत कुछ बताता है। पहला मुस्लिम था, इसने जो है पूरे के पूरे भारत के पुराण पढ़ लिए थे, तो इसको बहुत रुचि हो गई थी कि यार हिंदू धर्म के बारे में बहुत गहराई से जो है इसको जाना जाए। और यह जो है महमूद गजनबी के साथ में क्या आया था? भारत में आया हुआ था, और
भारत की कला संस्कृति को एक नज़रिए से देखे तो बहुत गहराई से देखता था, क्योंकि ये एक प्रकार का जो ऐसा व्यक्ति था कि इस्लाम को ही दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृति मानता था, परंतु इसने भारतीय संस्कृति को गहनता से अध्ययन किया, उसे को समझा और उसका वर्णन जो है अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किया हुआ है। किस में किया है? किताब उल हिंद में किया हुआ है। क्या क्या कहता है? यह मुख्यतः 3 चीज़ों पर जो है मुख्य फोकस किया हुआ है इसने। एक जाति प्रथा, एक विवाह और पारिवारिक नियम, और कुछ जो है इसने रीति रिवाज के बारे में बताया हुआ है। 3 हेडिंग आपकी इसमें आएंगी। अब इनको चाहे आप 10 नंबर में बताइए, चाहे 20 नंबर में, डिटेल में करते जाइएगा। अगला प्रश्न ये है कि जाति प्रथा, इसमें देखते हैं क्या कहता है अलबरूनी जाति प्रथा के बारे में, कि तात्कालिक भारत का वर्णन अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किया। जाति प्रथा में कहता है कि वर्ण व्यवस्था और उनके अधिकार बताता है कि भारत में समाज जो है वर्णों के रूप में बटा हुआ है, उनके अलग अलग अधिकार और कर्तव्य हैं। समाज में छुआछूत की भावना मौजूद है। अंतरजातीय विवाह तथा भोज जो है प्रतिबंधित है, मतलब जो है एक दूसरे जाति के लोग एक साथ खाना नहीं खा सकते और ना ही विवाह कर सकते हैं एक दूसरे में। दूसरी बात जो है विवाह और पारिवारिक नियम के बारे में उसने क्या कहा हुआ है? वो कहता है कि विवाह एक जो है भारत में जीवन पर्यंत संबंध माना जाता है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसमें जो है जन्मों जन्मों का नाता इसे माना जाता है विवाह को। और श्रेष्ठ जातियों के लोग जो है एकाधिक पत्नी रखते थे, यानी कि एक से अधिक वे जो है विवाह करते थे। परिवार जो होता था पितृसत्तात्मक होता था, और जो है पुरुष ही घर का या परिवार का प्रधान होता था। ये क्या हो गया? विवाह और पारिवारिक नियम। एक बात और कहता है कि चलो आगे उसमें रीति रिवाज में देख लेंगे। उसमें रीति रिवाज के बारे में क्या कहा हुआ है उसने? रीति रिवाज के बारे में कहता है खासतौर से रामनवमी और शिवरात्रि त्योहारों का वर्णन किया है। कहता है कि भारतीय लोग जो हैं कार्य से पहले शुभ मुहूर्त जो है बहुत देखते हैं, तो उसकी चर्चा करता है। हिंदू परिवार जो है एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते। तो प्रत्येक में आप 3-3 पॉइंट जो है बता दीजिएगा, खाली स्पेस मत दीजिएगा, कॉमा करके लिखिएगा, तभी आप जो है लिख पाएंगे। निष्कर्ष में हो जाएगा इस प्रकार किताब उल हिंद 10वीं और 11वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक परिस्थितियों का मूल्यवान स्रोत है। अब है हमारे पास में क्या ये है 10 नंबर का प्रश्न है कि 10 नंबर के प्रश्न में जो है आपको 200 शब्द देने होते हैं, और ये चीज़ें आप तभी कर पाते हैं जब एक लंबे समय का जब आपको अनुभव हो जाता है। इतना आसान नहीं है कि आप शुरुआत में ही सीख रहे हैं सभी चीज़ें और बहुत अच्छे बेस्ट प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। काफ़ी इसमें जो है आपको परेशानियां करेंगी। ये लंबे अनुभव के बाद ही होगा जब आप परीक्षा की वैल्यू समझेंगे, समय की वैल्यू समझेंगे, एक शब्द की वैल्यू समझेंगे, और वहाँ कॉपी में दिए गए एक लिमिटेड स्पेस की वैल्यू समझेंगे, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो लगे रहिएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा, ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है। क्या है प्रश्न है आपके सामने कि क्या तुर्क राजपूतों से अधिक शक्तिशाली थे? यदि नहीं तो भारत में सफलता कैसे प्राप्त की? तो देखिए, जो भारत में मुस्लिम आक्रांताएँ आई उसमें से खास तौर से बात करें तुर्क यानी कि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी। प्रश्न पूछता है कि क्या ये इतने ज़्यादा योग्य थे कि जो भारत का तात्कालिक जो राजनीति में थे, जो राजपूत शासक थे, चाहे वो चौहान वंश हो, चाहे वो परमार हो, चाहे गुर्जर प्रतिहार हो, या फिर चंदेल हो, या जो भी हो, क्या वो इनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे? अगर नहीं थे तो भारत में सफलता कैसे प्राप्त कर ली? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, और उस कॉन्सेप्ट का नाम था क्या? सामंतवाद। पिछली बारी अगर आपने आंसर राइटिंग लगातार देखी हुई है, और सामंतवाद में मैंने बताया था कि इसमें क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। केंद्रीय शक्ति नहीं थी। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि राजपूतों से अधिक वो श्रेष्ठ थे। ऐसा नहीं है कि भारत में जो है राजपूत वीर पुरुष नहीं होते थे। एक योद्धा जनजाति के रूप में जो है इतिहास में इनका जिक्र देखने को मिलता है, परंतु कुछ कारण थे जिनकी वजह से क्या हुए, उनकी असफलताएं हुई और तुर्कों की सफलता हुई थी। उसमें जो है कई लोगों की जो है गद्दारी शामिल है। कई लोगों का जो है एक दूसरे को, आप जानते हैं कि इतिहास की हमारी विशेषता रही है कि पड़ोसी जो है हमेशा ही दूसरों का सपोर्ट करते रहे हैं, चाहे वो सिकंदर के आक्रमण से लगा करके भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों तक के आक्रमण देखिएगा। मैं हर समय पर आपको जो है एक ऐसे जो है व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ कि जिसने क्या किया था, अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य किया हुआ था। चलिए देखते हैं, जब मोहम्मद गौरी सफल हुआ था तो उस समय पर जो है गढ़वाल वंश का शासक था
जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। और जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। अब संयोगिता का और पृथ्वीराज चौहान का क्या था? प्रेम प्रसंग था। तो ऐसा नाटक में एक जिक्र मिलता है पुस्तक में। तो पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद के दरबार से संयोगिता को क्या कर लाया था? उठा लाया था वहाँ से। तब से जो है जयचंद शक्ति के बल पर तो नहीं जीत सकता था, तो उसने जो है मोहम्मद गौरी का सहयोग किया था। पृथ्वीराज की कमजोरियां बताई हुई थी जिससे वो सफल हुआ था। अन्यथा मैं ये भी इतिहास में जिक्र कर दूंगा कि मोहम्मद गौरी, जिसे आप विजेता कह रहे हैं, उसको एक महिला ने भी पराजित किया हुआ था और उस महिला का नाम क्या था? रानी नायिका देवी था। पढ़िएगा इतिहास में, थोड़ा गहराई कीजिएगा। आप बड़े बड़े शासक तो पढ़ते हैं, कभी उनको भी पढ़िएगा कि जिसने मोहम्मद गौरी को क्या पराजित किया था। प्रश्न बात करते हैं, क्या तुर्क राजपूतों से अधिक शक्तिशाली थे? यदि नहीं तो भारत में सफलता कैसे प्राप्त की? इस प्रश्न का सीधा सा मतलब है कि राजपूतों की असफलता के कारण बताइएगा कि ये है। तो देखिएगा परिचय कि भारत में तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन द्वारा किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण जो है सुबुक्तगीन द्वारा किया गया था। तत्पश्चात महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की। ये परिचय हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को यहाँ पर बताएंगे कि तुर्क आक्रमणकारी भारत में राजपूतों की शक्ति सैन्य उपलब्धियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, यह कहना संदेहास्पद होगा। भाषा की थोड़ा सा शैली देखिएगा किस प्रकार से मैंने लिखी है कि मैंने डायरेक्ट नहीं कहा हुआ है कुछ भी, लेकिन भाव वही निकाल दिया है कि तुर्क आक्रमणकारी भारत में राजपूतों की शक्ति सैन्य उपलब्धियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, यह कहना संदेहास्पद होगा। यद्यपि राजपूतों की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे? देखिएगा 11 नंबर 10 नंबर का प्रश्न है, बड़ा आपको बताना, हेडिंग बाइज हेडिंग जो है आपको देनी है। पहला कारण था, हेडिंग देनी है ये, दोषपूर्ण सैनिक संगठन। अब देखिए हमने बात की थी एक सामंतवाद की। तो सामंतवाद में क्या होता था कि सैनिक जो होते थे, जैसे सैनिक थे तो किसके प्रति? अपने सामंत के प्रति जिम्मेदार होते थे। और जैसे सभी के सभी छोटे छोटे सामंत हैं और एक ये बड़े राजा के क्या हैं? समर्थक हैं। तो जब यहाँ लड़ने जाते थे तो अगर इनका सामंत हार जाता था तो सैनिक अपने आप उनका जो है मनोबल टूट जाता था। वह अपने सामंतों के इशारे पर कार्य करते थे। तो राजपूत योद्धा धर्म युद्ध को महत्व देते थे। अब उनका अक्सर ये प्रसिद्ध था कि हम पीठ दिखा करके नहीं भागेंगे, हम जो है सामने से मरेंगे, सूर्य अस्त होने के बाद में युद्ध नहीं करेंगे। और जो तुर्की जो थे वह जीत को जो है सर्वोच्च लक्ष्य मानते थे, चाहे छल करना पड़े चाहे जो कुछ करना पड़े। तो ये भी एक क्या थी? कमजोरी थी। कई बार मेंस में प्रश्न आ जाता है कि राजपूतों के गुण ही अवगुण बन गए। तो ये उनके नियम थे, ये उनके गुण थे। कौन से? कि युद्ध जो है सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ा जाएगा, चाहे वो महाभारत हो चाहे जहाँ हो। आप देखिएगा ये उनके गुण थे, लेकिन यही तुर्कों के आगे क्या बन गई? कमजोरी बन गई। तो ये प्रश्न भी यूपीएससी का है कि राजपूतों के गुण ही अवगुण बन गए, समझाइए। तो इसमें जो है राजपूतों की वो विशेषताएं समझानी है जिनकी वजह से वो क्या हो गए थे? हार गए थे। सामंती सेना, ये पॉइंट जो है हम पहले समझ चुके हैं कि सामंतों के प्रति जो है सैनिक वफादार होते थे, केंद्रीय राजा के प्रति नहीं। भारतीय योद्धाओं में पैदल सेना की जो है पैदल सेना की अधिकता थी, जबकि तुर्की सेना जो थी, सेना लिखिएगा यहाँ पर शब्द, तुर्की सेना में घुड़सवार सेना थी। अब इसकी भी बात थोड़ा सा अलग अलग है कि जो राजपूत सेना होती थी उसमें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में क्या होते थे? पैदल होते थे। और जो तुर्की घोड़े होते थे वो क्या होते थे कि बहुत फुर्तीले होते थे और बहुत फास्ट चलते थे। राजपूतों की अगर बात करें, यह नैतिक युद्ध लड़ते थे, जैसे कि उदाहरण की पीठ दिखाकर भागना, पीठ दिखाने वाले को नहीं मारना, माफी मांगने पर छोड़ देना। मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज ने छोड़ा हुआ था, इतिहास गवाह है। दूसरी बात करते हैं वो है सामाजिक कारण। कुछ सामाजिक कारण भी थे जिनकी वजह से राजपूत क्या हुए? हार गए थे। वो कौन से? युद्ध और रक्षा संबंधी कार्य के लिए जो है केवल क्षत्रिय वर्ग को उत्तरदायी ठहराया जाना। समाज में देखिए 4 वर्ण व्यवस्था थी, हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी और 4 वर्ण थे। उसमें जो क्षत्रिय वर्ण था, केवल ऐसा मानता थी समाज में कि केवल उसी का जो है लड़ना भिड़ना, ये उसी का कार्य है, बाकी जो है हमारा कार्य अलग अलग है। तो इसमें एक समाज का बड़ा हिस्सा क्या होता था? जो है लड़ाई से दूर हो जाता था, यानी कि इस जिम्मेदारी से दूर हो जाता था। तो यह भी एक पराजय का कारण था। अगली बात करते हैं, राजपूतों में प्रचलित बहुविवाह प्रथा
जिससे अधिकांश जीवन जो है भोग विलास में जाता था। आप देखेंगे कि 4-4 5-5 विवाह होते थे। हालांकि यह है राजा महाराजाओं की प्राचीनतम, चाहे कोई भी शासक हो सभी की विशेषता थी, लेकिन इनमें भी थी। तुर्की दास वफादार होते थे। जैसे कि आप देखेंगे जो तुर्कों के दास थे, दास एक तुर्क को खास बात थी कि वो दास ऐसे लोगों को बनाते थे ना तो जिनके पास में परिवार है, बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, बहुत कट्टर व्यक्ति हैं, बहुत खूंखार व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को जो है तुर्की जो है दास बनाते थे और वह अपने राजा के प्रति बहुत वफादार होते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे जी, क्या है, मोहम्मद गौरी का दास था। बख्तियार खिलजी भी दास था, बहुत कट्टर व्यक्ति थे ये। राजपूतों ने समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। वह अपने मतलब वही पुरानी जो है पद्धति में जो है विश्वास करते थे। उन्होंने तोपों बंदूकों को जल्दी स्वीकार नहीं किया था। अगली बात करते हैं कि राजनीतिकरण, जहाँ राजनीतिक कारण कौन से थे। राजनीतिक कारण के रूप में देखेंगे कि जहाँ राजपूतों में वंशानुगत शासन चुना जाता था, वहीं दूसरी तरफ तुर्कों में जो है योग्य उत्तराधिकारी चुना जाता था। खास बात यह है कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, चाहे वो पोलियो से बीमार हो, मतलब पीलिया से बीमार हो या फिर मलेरिया से बीमार हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। वहीं तुर्कों में क्या होता था कि अगर आप एक बाहुबल हैं, आप योग्य व्यक्ति हैं, तभी आपको यह पद दिया जाएगा। भारतीयों की यह धारणा कि युद्ध केवल राजाओं का कर्तव्य है, अर्थात राष्ट्रीयता का अभाव। राष्ट्रीयता का अभाव से आशय यहाँ पर है कि एकता ना पाई जाना, और एक यह भी पराजय का जो है कारण बना हुआ था। अगली जो पॉइंट की बात करते हैं वो है कि राजनीतिक एकता का अभाव। छोटे शासक जो है आपस में लड़ते रहते थे। जैसे कि बहुत सामंतवाद में जब हम बात की थी तो क्षेत्रीय शक्तियाँ बहुत सारी थीं और बंद अर्थव्यवस्था का यहाँ पर निर्माण हुआ था। और बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एक दूसरे पर जो है विरोध होता है, ना कि समर्थन होता है। जब अगले प्रश्न की बात करते हैं अगले कारण की, तो अगला कारण है धार्मिक कारण तथा अंधविश्वास। और धार्मिक कारण और अंधविश्वास में देखेंगे तो इसमें जो है भारतीय सैनिक तथा राजा युद्ध से पहले ज्योतिष मुहूर्ती इत्यादि पर जो है भरोसा करते थे। और यदि मान लीजिएगा कभी पुरोहित द्वारा क्या कह दिया गया कि भविष्य में परिणाम जो हमारे पक्ष में आने वाला नहीं है, तो सभी सैनिकों का क्या हो जाता था, मनोबल टूट जाता था। तो यह भी एक जो है पराजय का कारण बना हुआ था। जब अन्य कारण की बात करते हैं कि तो इसमें जो है योग्यता के स्थान पर जाति धर्म को जो है महत्व दिया जाता था। जिम्मेदार पदों पर प्रधान व्यक्ति को बैठाया जाता था। आपसी शत्रुता था तुर्कों को भारत की तरफ से अन्य सहयोग शासकों का सहयोग प्राप्त होना। इस तुर्की शासक जो होते थे उनको क्या है, जो भारत के जो अन्य छोटे मोटे शासक थे उन्होंने क्या किया था, जयचंद इसका जो है बहुत बड़ा उदाहरण है। अब निष्कर्ष के रूप में बताएंगे कि इस प्रकार राजपूत सेना में निसंदेह योग्य तथा शक्तिशाली व्यक्ति थे, परंतु धार्मिक विश्वास, नैतिक युद्ध और सामाजिक वर्गीकरण राजपूतों की पराजय का कारण बने। यद्यपि कुछ राजपूत शासकों ने अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया, परंतु वास्तविक परिणाम तुर्कों के पक्ष में रहा। तो इस प्रकार से जो है हमारी ये क्लास समाप्त हुई। चलिए, धन्यवाद।